वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हमारे साथ अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और विवेक तिवारी क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं आजमगढ़ से। बताइए, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है। आपने कुछ फंड्स के नाम दिए हैं हमें। एक्सिस मिड कैप आपके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, मिरा एसेट का टैक्स सेवर भी है, एसबीआई का मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई प्रो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, यूटीआई का भी इंडेक्स फंड है और बाकी जी, आपने जी। पीपीएफ में भी निवेश किया हुआ है। कुल मिला के आप 2 करोड़ आपको चाहिए। कितने? आपको 5 करोड़ चाहिए 20 साल में, ये आपका सवाल है इस पोर्टफोलियो के जी, जरिए। जी। जी, 20 से 25 साल के मध्य। कितने सालों से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैम अभी 2 साल से। टोटल एसआईपी अमाउंट क्या है आपका? अभी तो मैं एसआईपी में मैं जमा कर रहा हूँ 15 से 18 के बीच में। 15 से 18 हज़ार आपका जा रहा है हर महीना। जी, कोई खास लक्ष्य 20 साल के बाद जिसके लिए आपको चाहिए हो 5 करोड़? जी। हाँ मैम, मैं बेटी की पढ़ाई के लिए मैं लगभग 14 लाख चाहिए। 40 लैक्स। जी। ठीक है। और मकान के लिए लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ की वैल्यू आपने अभी आंकी है, क्योंकि हम 20 साल के बाद की वैल्यू यहाँ पर काउंटिंग करेंगे अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी हो तो। मौजूदा जी, मौजूदा फिलहाल मैं उसको मतलब कि महंगाई से भी नहीं जोड़ा हूँ महंगाई आज से के नहीं हिसाब जोड़ा है। से। जी। ठीक है। ठीक है, तो और मैं पढ़ाई लिखाई एसएससी का में लक्ष्य जी बोलिए। और मैं एसएससी में भी लगभग 1,25 जमा करता हूँ। ओके। मैं 2 साल में 1,25 जमा, जैसे बेटी हमारी जन्म ली उसी महीने मैंने इससे ओपन करवा लिया। बहुत बढ़िया। ओके। तो 5 साल की है, मतलब 5वां साल अब की बार लगा है। हम्म। तो 2 साल मैंने 1,25 जमा किया है, इसके बाद मैं 1.5 जमा कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। ठीक है। और मुझे विशेष रूप से जो मुझे जानकारी लेनी है हम्म। कि जो पहली बात कि ये मेरा फंड सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल और दूसरी बताएंगे। बात, मैंने जिस उस बैंक में मैं ईसीएस नहीं लगवाया हूँ। अच्छा। तो जैसे मतलब होता है ना कि एसआईपी में कोई एक पर्टिकुलर डेट हम लोग प्रेफर करते हैं, उसी जी डेट को पैसा कट जाता है। जी जी। तो क्योंकि मेरा जो मैं जैसे मैं पेटीएम मनी से करता हूँ, हाँ तो क्या है कि उस जिस अकाउंट जो हमारा बैंक अकाउंट उसमें ऐड है उसमें मैं लोन लिया हूँ। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है, पैसे नहीं हो पाते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि ईसीएस नहीं लगवाया है, तो जिससे मैं एक महीने एक फंड में मैं कई बार डाल देता हूँ। जैसे मान लो कि ठीक। एक हफ्ते में 3 बार डाल दिया या 5 बार डाल दिया महीने ठीक। में। कभी कभी जिसमें मतलब कोई फिक्स ठीक है, नहीं है। समझ गए आपका सवाल। हमारे और भी दर्शक हैं जो फोन लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। विवेक, मैं जाती हूँ सीधा पंकज जी के पास। पंकज जी बताइए, कैसे इनकी सहायता कर पाएंगे? जी कविता जी नमस्कार। विवेक जी, मैंने सवाल सुना आपका और पहली बात तो यह है कि आपने निवेश की शुरुआत की, अच्छी बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपने ऑटो डेबिट नहीं लगाया हुआ है, यानी कि अकाउंट से खुद पैसे नहीं कटेंगे और उसकी जगह आप खुद कर लेते हैं, ये इतने लंबे वक्त में जब बात कर रहे हैं आप 20-25 साल की, तो इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ कारणों से शायद आप इन्वेस्टमेंट ना कर पाए टाइम पर और वो डिसिप्लिन टूट जाएगा। तो मेरी सलाह तो यह है, चाहे आप छोटे अमाउंट का करें, यानी कि बाकी का आप अपने हिसाब से कर लें, बट कम से कम एक छोटे अमाउंट का कमिटमेंट तो रखें कि खुद आपके अकाउंट से एक सेम डेट पर पैसे कटते रहें। तो इस तरह से आप एसआईपी करें। अदरवाइज आप एसआईपी नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से टाइम टू टाइम लमसम परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सके तो आप जरूर एसआईपी कीजिए। दूसरी बात, जहां तक सवाल है 5 करोड़ जुटाने का, अगर मैं यहां पर 12% का रिटर्न लेकर चलूं तो करीब 20 साल में 15,000 रुपए महीने के हिसाब से 1,38,00,000 रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो आपको अपने निवेश को काफी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन समय काफी लंबा है। तो एक तो ये कीजिए कि साल दर साल आप अमाउंट को बढ़ाते रहिए, जितना भी हो सके उतना। और जैसा आप कह रहे हैं कि जब भी पैसे होते हैं आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कीजिए। जितना भी मुमकिन हो सके तब आपके 5 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे आप, ऐसा पॉसिबल है। दूसरी बात, क्योंकि लंबी अवधि की बात हो रही है, तो आपके पोर्टफोलियो में फंड सब अच्छे हैं, एक स्मॉल कैप फंड मिसिंग है। आप एक स्मॉल कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं, तो वो एक और भी अच्छा रहेगा। और ऐसे में आप
या तो जैसे कि मल्टी कैप आपके पास ऑलरेडी है, एसबीआई मल्टी कैप, उसमें एक्सपोजर बढ़ाएं, उसमें बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट को, तो उसका एलोकेशन थोड़ा स्मॉल कैप में भी होगा, और अलग से भी आप एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़े से आपको चीजें और करनी है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और विवेक, कोई सवाल पूछना है आपको पंकज जी से? जी मैम, एक चीज मैं पूछना था कि जो मैं SIP जो मैं जमा करता हूँ, कभी कोई महीना छूटता नहीं है, बस पर्टिकुलर डेट में नहीं करता है, लेकिन हर महीने मैं दो तीन बार डाल देता हूँ एक फंड में। ठीक है। और कभी कभी 25-30 हजार भी हो जाता है, मतलब 15 से कम नहीं होता है। चलिए, तो इस बात का जी आपको ख्याल रखना होगा। पंकज जी, कुछ आपको सलाह देनी है? और नहीं, बस अच्छी बात है। मैंने बिल्कुल। कहा क्योंकि बहुत लंबा वक्त है, 20 साल का, तो इसके लिए मैंने आपको सलाह दी कि आप ऐसा कर लें। बट अगर आप डिसिप्लिन हैं और खुद से ऐसा कर सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वजीत पराशर मेरे साथ जुड़ भी गए हैं, और इनके लिए रमेश महतो का सवाल मैं लूंगी, और इन्होंने जो है यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है, विश्वजीत जी। और 35 साल की इनकी उम्र है। SBI ब्लू चिप स्मॉल कैप, SBI का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप इनके पोर्टफोलियो में है। और फंड्स कैसे हैं ये जानना चाहते हैं। हमारे पास कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, इन्होंने शायद यूट्यूब पर इतनी डिटेल्स हमें दी हैं, और क्लैरिटी हो पाती अगर रमेश जी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन बता देते, या कोई खास लक्ष्य के तहत अगर निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें दे देते। लेकिन फिलहाल फंड्स पर ही मेरे ख्याल से मैं सवाल पूछ पाऊंगी आपको। बताइए जी कविता जी, फंड्स जो इन्होंने चुनाव कर रखे हैं काफी अच्छे हैं। SBI ब्लू चिप भी अच्छा है, और ये जितने भी फंड्स इन्होंने बताए, इसके अलावा SBI स्मॉल कैप थोड़ी कम राशि है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 1,000 रुपए है, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2,000 है। तो फंड्स का चुनाव तो अच्छा है, बट अगर ओवरऑल देखें पोर्टफोलियो में, तो शायद इनको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप की अभी आवश्यकता रहेगी। तो मेरे हिसाब से इनको और थोड़ा सा ऐड करना चाहिए अपनी मंथली SIP। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ये ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोनों ही फंड इन्होंने एक ही AMC के ले रखे हैं। तो कोशिश करें कि AMC में भी डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग-अलग AMC के अच्छे फंड का चुनाव कर सकते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता जी, इनको अपने जो भी SIP ले रहे हैं किसी गोल के साथ लिंक करें, और लंबे समय तक निवेशित रहें, तभी एक अच्छा कॉर्पस बन पाए। चलिए, रमेश महतो के लिए तो ये सवाल, लेकिन एक थोड़ा सा पोर्टफोलियो में फंड मिक्स पर विश्वजीत जी मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि जो नॉर्मली हम पोर्टफोलियो देखते हैं, जो शो में लोग भेजते भी हैं, उसमें उनके पास एक फ्लेक्सी कैप होता है, एक मल्टी कैप भी होता है, कई बार दर्शकों के पास एक लार्ज और मिड कैप फोकस तरह के फंड्स भी होते हैं। अक्रॉस कैटेगरीज जब आप इस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो कैसे सुनिश्चित करें कि आपका निवेश जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा, और किसी भी एक मार्केट कैप में आप ओवर डाइवर्सिफाई नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सही मात्रा एक मार्केट कैप की पोर्टफोलियो में होना जरूरी भी है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई मार्केट कैप को रख लें, तो क्या रिस्क बढ़ जाता है, कमाई कम हो जाती है? जरा इस प्रपोर्शन को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए कविता जी, म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। और अगर हम देखें अक्रॉस लास्ट 10-15 साल, 20 साल की हिस्ट्री देखें, तो कोई एक मार्केट कैप जैसे लार्ज कैप है, या मिड कैप है, या स्मॉल कैप है, वो हमेशा ऊपर नहीं रहती। तो कोशिश की जाती है कि एक डाइवर्सिफाई करा जाए अक्रॉस मार्केट कैप। तो अगर कोई बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो हम कोशिश करते हैं कि लार्ज कैप ज्यादा हो, और उनको मार्केट के उतार चढ़ाव थोड़े कम असर करें, और पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी रहे। तो 40-50% ओवरऑल पोर्टफोलियो का अगर लार्ज कैप में रहता है, तो काफी स्टेबिलिटी आ जाती है। और 20% करीब मिड कैप, और 20% करीब स्मॉल कैप, या फिर एक आधा फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं। तो कोशिश की जाती है कि लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक डाइवर्सिफिकेशन रहे, क्योंकि जो स्टॉक्स लार्ज कैप में है, वो मिड कैप में शायद ना हो, और वही स्टॉक स्मॉल कैप में शायद ना हो। स्मॉल कैप हम जानते हैं कि थोड़े रिस्की रहते हैं, लेकिन पोटेंशियल और जो रिटर्न्स का जो पोटेंशियल है, वो ज्यादा होता है। तो इसलिए ये सलाह हमेशा दी जाती है कि जब भी आप इक्विटी में निवेश करें, तो कम से कम 5-7-10 साल के लिए निवेश करें, ताकि जो भी साइकिल है, वो सारे फंड्स की, सारी मार्केट कैप कैटेगरीज की पूरी हो जाए, और आपको एक अच्छे रिटर्न्स ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिले, ना कि एक फंड में या एक मार्केट कैप में, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक अच्छे रिटर्न्स मिले, और रिस्क भी कम से कम हो, ताकि ये ना हो कि आपने सारे स्मॉल कैप फंड ले लिए, हो सकता है कुछ टाइम तो रिटर्न अच्छी आए, लेकिन मान लीजिए मार्केट गिर जाती है, तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और पोर्टफोलियो हो सकता है 30-40% से नीचे आ जाए। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन है म्यूचुअल फंड का सबसे ब्यूटी है, जो कि सारे अक्रॉस मार्केट कैप में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स ले सकते हैं, ताकि रिस्क भी कम हो, और रिस्क जो रिटर्न्स का पोटेंशियल है, वो भी कम ना हो।
आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। क्या दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? हेलो। सर्वोत्तम शेट्टी साहब नमस्कार, कैसे हैं? हाँ हाँ, बस ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं सर? ये गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात। अच्छा, बेटी की शादी का आपका लक्ष्य है जिसके लिए आपने एसबीआई फोकस्ड में निवेश किया हुआ है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप है आपके पास, 15 साल के लिए इन फंड्स में आप निवेश करना चाहते हैं। हाँ हाँ, जी बोलिए सर, मैं वही बोलिए। पूछ रहा था कि ये फंड सही है क्या? हाँ, 50 लाख का ही लक्ष्य है 15 साल के बाद का। हाँ, वही उससे ज्यादा के भी हो पाया। 50, हाँ 50 क्या पकड़ा हूँ मैं अभी, तो अभी फिलहाल 50 पकड़ा हूँ। लेकिन शेट्टी साहब 15 साल के बाद की बात हो रही है, तो 15 साल के बाद 50 लाख ही लगेंगे आपको। आज की तारीख के 50 लाख है ना ये तो। हाँ वो बात सही है। 15 साल के बाद तो आपका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। चलिए बताते हैं आपको रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ती है और इसके पीछे क्या गणित है। कब से पैसे लगा रहे हैं आप इनमें? अभी 2 साल हो गया। 2 साल हो गया है। और 2 सालों में क्या निवेश की राशि बढ़ाई है? नहीं बढ़ाया नहीं मैंने, वही उतना ही है। अच्छा, बढ़ाना बहुत जरूरी होता है वरना आपका कॉर्पस कैसे इकट्ठा होगा। बहरहाल पंकज जी के पास है ये सवाल। बिल्कुल बताएं पंकज जी। तो पहले हम इनको कुछ बुनियादी गोल प्लानिंग के रूल समझा देते हैं। लंबी अवधि के लक्ष्य तय करना बहुत अच्छी बात है और निवेशक लगातार जब भी सवाल भेजते हैं तो उनको ये पता होता है कि इतने साल में बेटी को पढ़ाना है, शादी करनी है, घर खरीदना है। लेकिन वो जो कॉर्पस इकट्ठा करने का कैलकुलेशन होता है ना, वहां पे बहुत सारे लोग अभी भी मार खा जाते हैं। तो इसी पर फोकस करते हैं। पहला सवाल यही, 50 लाख रुपए 15 साल में, आज की तारीख के मुताबिक 50 लाख इनको इकट्ठा करने, 15 साल में इसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी और इनका टारगेट कितना बढ़ जाएगा पंकज जी? बिल्कुल। शेट्टी साहब देखिए, कविता ने बहुत अच्छे से को समझाया कि महंगाई दर जो होती है ना, वो आपको पता है कि हर साल महंगाई बढ़ती ही है और उसकी वजह से पैसे की कीमत कम हो जाती है। दूसरी बात, आप यदि देखेंगे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, सीपीआई हम बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि आरबीआई टाइम टाइम पर आपको बताता है, वो एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में, मेडिकल में, एजुकेशन में महंगाई दर उससे भी ज्यादा होती है। तो कभी भी जब फ्यूचर के गोल बनाएं तो उस वक्त पर महंगाई को जरूर ध्यान में रखें कि यदि आज की तारीख में आप कह रहे हो कि मुझे 50 लाख की जरूरत है या 10 लाख की जरूरत है, तो महंगाई के हिसाब से भविष्य में जिस वक्त आपको गोल अचीव करना है उस वक्त कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि आज मैं 7% के हिसाब से कैलकुलेट करूं, जैसा आपने कहा कि आपको 50 लाख की जरूरत है 15 साल के बाद, और 7% का इन्फ्लेशन मानकर चलूं, जो कि एवरेज रहा है, कई साल में तो हमने देखा है कि 14% 15% भी इन्फ्लेशन रहा है, बट 7% का एवरेज लेकर चलते हैं तो 15 साल के बाद आज के 18 लाख के आसपास होंगे ये 50 लाख। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 50 लाख चाहिए शादी के लिए और उस वक्त पर वैल्यू है 18 लाख की, तो आपको कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए शेट्टी जी को भी और बाकी सभी व्यूअर्स को मेरी ये सलाह है कि जब भी आप फ्यूचर के फाइनेंशियल अपने गोल्स तय करें तो उसमें महंगाई दर को जरूर फैक्टर इन करें, उसको समझकर तब आप गोल तय करें। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपके लिए सवाल है शेट्टी जी, आप 10,000 रुपीज पर मंथ कर रहे हैं, 2 साल से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 50 लाख नंबर तो अचीव होना यहां पर मुमकिन दिखाई दे रहा है। इक्विटी स्कीम से हम अगर 12% का सीएजीआर लेकर चलते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 50 लाख की कीमत काफी कम हो जाएगी और आपको इसका 4 गुना बल्कि इकट्ठा करना चाहिए। अगर 50 लाख के बराबर है तो आप 1.5-2 करोड़ की तो आप राशि लेकर चलिए। तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड से आप निकल जाइए, क्योंकि काफी समय से फंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरा, इसका जो पोर्टफोलियो है उसको भी देखते हुए मैं कह सकता हूं कि शायद आप इससे निकलकर किसी दूसरे फंड में चले जाएं, वो बेटर होगा। और यहाँ पर मल्टी कैप फंड मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक फोकस फंड आपके पास है, एसबीआई फोकस फंड। तो मल्टी कैप फंड में आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अमाउंट बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे में एक मिड कैप फंड भी आप ऐड कर लें। और ऐसे में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड है। तो एक तो फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर आप मल्टी कैप में जाएं और साथ ही एक आप मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और जो अमाउंट है उसको अभी भी जितना हो सके बढ़ाएं और समय के साथ ईयर आफ्टर ईयर बढ़ाते जाएं। सर्वोत्तम जी, कोई सवाल पूछना है आपको? मैं वैसे यूटीआई में दूसरी स्विच कर सकता हूँ कि यूटीआई में अगर दूसरा कुछ स्विच करना हो तो वो चलेगा क्या, फिर दूसरा ही करना पड़ेगा?
स्विच करना हो को मल्टी कैप की क्योंकि सलाह इसमें दी और है कुछ- यहाँ पर, तो क्योंकि हर फंड हाउस के अपने अपने कुछ फंड्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, करने की उम्मीद होती है। तो मेरी राय में आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड में जाइए, और अगर आपको यूटीआई से लगाव है, ऐसा कुछ है, तो फिर आप यूटीआई का भी फंड ले सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन मेरी सलाह ये होगी, आप मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करें। ऑल द बेस्ट सर्वोत्तम जी। धीमंत राजगुरु मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, नमस्कार मैडम, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भावनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। बताइए आपके कौन कौन से फंड्स हैं पोर्टफोलियो में? हाँ, मैंने मैडम एसआईपी है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड ग्रोथ 2000, ओके। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 7000, हम्म, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 1000, ठीक है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 4000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 2000, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ग्रोथ 1000, डीएसपी वैल्यू फंड ग्रोथ 2000 और थोड़ा लमसम भी है मैडम। ओके। वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में आपका है लगभग 3 लाख के आसपास का, है ना? में 3,15,000, एबीसीएल में 1 लाख, यूटीआई ट्रांसपोर्ट थीमेटिक फंड में 1 लाख, आईसीआईसी मल्टी एसेट में 10,000 और अभी पारित में शुरू किया है फ्लेक्सी कैप में 1000। तो मैडम ये क्वेश्चन है कि अगले 10, 15, 20 साल में ये पोर्टफोलियो ठीक है या चेंजेस करने पड़ेंगे? आपने बहुत थीम बेस्ड फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। आपका टारगेट तो हालांकि 2 करोड़ का है। कितने कब तक आपको चाहिए ये 2 करोड़? 15-20 साल। ओके। और जो थीमेटिक फंड्स में आपने निवेश किया हुआ है, सेक्टर स्पेसिफिक फंड में निवेश किया हुआ है, जो लमसम भी है मेरे ख्याल से आपका, कब से है इसमें निवेशिता? 2 साल। ऑलराइट। विश्वजीत जी। जी कविता जी, मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा। ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर देखें तो करीब करीब 40% पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रिस्की बना देते हैं अगर 40% है। हालांकि इनका लंबी अवधि का प्लान है, परंतु मेरी सलाह यही रहेगी कि इनको पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस कर लेना चाहिए। तो जो 7,000 रुपए ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, जो कि अच्छा फंड है, लेकिन उसको थोड़ा कम करके करीब 3,000 की एसआईपी वहां पे करें, और 4,000 रुपए जो बचते हैं उसमें 2,000 जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में इंक्रीज करें। वो भी इनका फंड ऑलरेडी चल रहा है, और 2,000 करीब पराग पारी फ्लेक्सी कैप में और इंक्रीज करें, तो थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा। थोड़ा सा लार्ज कैप एक्सपोजर भी ठीक हो जाएगा, जो अभी स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ज्यादा स्क्यूड है। इसके अलावा जो इनका लक्ष्य है 2 करोड़ का, मेरे हिसाब से अगर ये 21,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, जो ये कर रहे हैं काफी हद तक, तो इनका 2 करोड़ तो बन ही जाएगा। और जो लमसम पैसा है 5 लाख के करीब, ये भी करीब करीब 20 साल में 50 लाख हो जाएगा। तो 2.5 करोड़ के करीब आपका कॉर्पस अचीव हो जाएगा 20 साल में। और अगर 15 साल की बात करें तो मेरे ख्याल में जो लमसम है वो करीब करीब 30 लाख रुपए बन जाता है। और अगर हम 12% सीएजीआर लेके चलते हैं, तो ओवरऑल एजम्पशन लेके चलते हैं, और 1 करोड़ 70 लाख रुपए बनता है अगर ये 35,000 की एसआईपी करें। तो इनको थोड़ी सी एसआईपी इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर ये लक्ष्य 15 साल में अचीव करना चाहते हैं। 20 साल के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो इनको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है। थोड़ी सी जो बदलाव बताए वो करना है। और कविता जी, इनके पोर्टफोलियो में 2 एक डिविडेंड ऑप्शन भी है, तो मैं इनको ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर जो जो इन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड में डिविडेंड ऑप्शन ले रखा है, अगर इनको रेगुलर इनकम चाहिए भी, तो ये कोशिश करें उसको ग्रोथ में कन्वर्ट कर लें फंड को, और एसडब्ल्यूपी जिसके हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वो वाला विकल्प इस्तेमाल करें, तो इनका टैक्स भी कम लगेगा, और ये जब चाहे जितना चाहे पैसा रेगुलर इनकम में निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एसडब्ल्यूपी काफी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। और डिविडेंड ऑप्शन में जो इनका इमीडिएट टैक्स ब्रैकेट होगा वही टैक्स लगेगा, तो ये इनको चुनाव करना है। अगर ये हाई टैक्स ब्रैकेट में है 20-30 है, तो ग्रोथ और एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन चुनाव करें, अदरवाइज ये डिविडेंड ऑप्शन में बने रह सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी यही सलाह रहेगी, एसआईपी कंटिन्यू रखें, 15 साल के लिए है तो बढ़ानी पड़ेगी, और थोड़ा सा लार्ज कैप में एक्सपोजर और इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑलराइट। धीमंत, कोई सवाल, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए विश्वजीत से? थैंक यू सर, थैंक यू। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप में आपने कहा है 2,000 बढ़ा दीजिए, और पराग फ्लेक्सी कैप में भी आपने सर ने बोला 2,000 बढ़ा दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑलराइट, इसी नोट पे
हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार भी सवालों का सिलसिला जारी है। और आप भी अगर अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल। हमारे स्क्रीन पर 9619873567 जो नंबर है फ्लैश हो रहा है। साथ ही आप चाहें तो अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, जितना विस्तार से हो सकता है उतने विस्तार से हमें जानकारी दें ताकि हम सही तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार और भी दर्शक जिनको हम जोड़ेंगे शो में लाइव। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं। पंकज मटपाल और विश्वजीत पराशर मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और चलिए अगले सवाल की ओर मैं बढ़ती हूं और हमारे दर्शक अमर सिंह फोन लाइन पर मेरे साथ हैं जो कि पंकज जी को अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार अमर सिंह, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं सर, क्या करते हैं? अमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, शायद इन्हें आवाज़ नहीं आ रही है। पंकज जी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस का मिड कैप, HDFC डिविडेंड इक्विटी फंड, HDFC बैंकिंग फंड, टाटा फोकस्ड फंड, SBI निफ्टी स्मॉल कैप और करंट पोर्टफोलियो का वैल्यू ये बता रहे हैं कि लगभग 8 लाख का है। 3 करोड़ का इनका टारगेट है 15 साल में। और क्या चेंजेस होने चाहिए टारगेट के हिसाब से, कितना मुमकिन होगा, कितना मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये चाहते हैं कि आप एनालाइज करके दें इन्हें। बताइए फंड मिक्स आपको फिलहाल कैसे दिखाई दे रहा है? फोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ, वरना मैं कुछ और क्लैरिटी अगर चाहती तो पूछ सकती, बट बताइए। ये कविता, इनके पास 8 लाख रुपए क्योंकि इकट्ठा हो चुके हैं ऐसा बताया है, प्लस 30,000 की SIP चल रही है, 6 स्कीम है पोर्टफोलियो में, और यदि हम वही 12% पे कैलकुलेट करें तो करीब 2 करोड़ 76 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। तो टारगेट है 3 करोड़ का और करीब करीब 3.25 करोड़ इकट्ठा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो टारगेट के तो काफी आसपास हैं, लेकिन फिर भी जैसा हम हमेशा कहते हैं कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो उस हिसाब से आप जरूर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जहां तक फंड मिक्स है तो यहां पर एक सेक्टोरल फंड है, HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, और क्योंकि बात हो रही है बहुत लंबे समय की, तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए मोर सुटेबल होंगे। और साथ ही ये भी कहना जरूरी है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखेंगे तो आपके अदर फंड्स में भी काफी अच्छा उसका एलोकेशन होता है। तो इसके लिए अलग से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ऐड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रिस्की बना देगा। और तो यहां पर आप HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज निकलकर HDFC के ही मल्टी कैप फंड में अगर स्विच कर लें तो मेरे हिसाब से वो एक बेहतर प्लानिंग होगी। तो एक फंड की मैं आपको सलाह दूंगा कि उसमें स्विच कीजिए और बाकी जो स्कीम्स हैं उसमें आप बने रहिए और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट को समय के साथ बढ़ाते रहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट, अमर सिंह फोन लाइन पर नहीं है, वरना और भी सवाल अगर वो चाहते तो पूछ सकते थे आपसे। बहरहाल विश्वजीत जी, गगनदीप सिंह का मैं सवाल लेती हूँ। इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। टाटा का स्मॉल कैप है इनके पास, निपॉन का स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, ICICI प्रू निफ्टी 50 और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, HDFC का मिड कैप, SBI का कॉन्ट्रा भी है और निपॉन लार्ज कैप है और कुछ ये रिकरिंग डिपॉजिट भी कर रहे हैं। लगभग 10 साल तक का समय शायद देना चाहते हैं इस पूरे पोर्टफोलियो को, जो कि पूरी तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप में ही बटा हुआ है। एक बात बताइए, कितना रिस्क आपका बढ़ जाता है अगर इस तरह का पोर्टफोलियो आप बनाते हैं जो कि केवल मिड कैप और स्मॉल कैप आधारित हो? ऐसा पोर्टफोलियो और आपकी निवेश अवधि भले ही 10 साल की हो, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न अगर इतनी अवधि हो? जी कविता जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको रिटर्न्स की ज्यादा इच्छा है तो आप सारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही निवेश कर दें, क्योंकि जब साइकिल्स चेंज होती हैं और मान लीजिए स्मॉल कैप में मार्केट गिरती है तो करीब करीब 40-50% तक पोर्टफोलियो नीचे आ जाता है। तो मेरी सलाह यही रहती है कि अगर आप कई बार जब मार्केट अप होती है तो बहुत सारे निवेशक ऐसा महसूस करते हैं कि वो हाई रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनको पास्ट की रिटर्न्स दिखाई दे रही होती हैं। इस वजह से वो उन्हीं इसी तरीके के फंड्स में निवेश करते हैं। बट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको न केवल रिस्क से बचाता है और ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लंबे समय में। लार्ज कैप जो है आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लेके आता है, क्योंकि ये टॉप 100 कंपनियां हैं, इनमें गिरावट के चांसेस कम होते हैं, रिस्क थोड़ा कम होता है। तो हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, लार्ज कैप भी जरूर रखें और मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है
कि आप एग्रेसिव रिस्क लेते हैं और लंबा समय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लार्ज कैप उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी देता है और वहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ऐसा साइकिल रहती है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि कभी-कभी लार्ज कैप में बहुत अच्छी रिटर्न्स आती हैं और स्मॉल कैप, मिड कैप में नहीं आती हैं। तो इसीलिए वजह से हम एक पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, ताकि आपको कोई भी कैप मार्केट कैप अच्छी चल रही हो, आपको उसका पूरा लाभ मिल सके और ओवरऑल रिस्क आपका कम हो सके। अगर रिस्क लेके आपने रिटर्न ले भी लिया और मान लीजिए पोर्टफोलियो गिर जाता है, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा और आपके गोल अचीव नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक इनके फंड का सवाल है कविता जी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, काफ़ी अच्छे-अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है। मैं भी इनको बिल्कुल सेम यही सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा-सा एक्सपोज़र इनको लार्ज कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स में इनके पास है, बट एक्सपोज़र बहुत कम है और पराग-पारिक फ्लेक्सी कैप इनको उसमें भी इंक्रीज़ करना चाहिए एक्सपोज़र, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये कुछ 8 लाख रुपए लमसम भी निवेश करना चाहते हैं। तो ये 8 लाख जो है, ये अभी लार्ज कैप में ढाई लाख करके निवेश करें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये लार्ज कैप का जो इनका ओवरऑल एक्सपोज़र कम है, वहाँ से बैलेंस भी हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो जाएगा और रिटर्न्स आने का भी पूरा पोटेंशियल अच्छा रहेगा। काफ़ी विस्तार से आपने इनको जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि गगनदीप ये जवाब यूट्यूब पर ज़रूर देखें। पंकज जी, आपके लिए सवाल है और पंकज जी के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं दीपक कुमार। इन्होंने अपने फंड्स बताए हैं। हमारे साथ ये लाइव फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। दीपक नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो? जी नमस्कार मैम, मैं दीपक कुमार पटना से बोल रहा हूँ, बिहार। अच्छा, क्या करते हो दीपक आप? जी मैम, मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, बैंक में हूँ। ओके, बताइए, अपने फंड्स बताइए। मैम, टाटा इक्विटी कैपिटल पी फंड है एक मेरा। हाँ। और दूसरा मेरा फंड है आईसीआईसीआई प्रो यूएस ब्लू चिप फंड। इन दोनों फंडों में मेरा काफी कम रिटर्न दिखा रहा है। तो क्या इन फंडों से मुझे अभी चेंज कर लेना चाहिए, दूसरे फंड में स्विच कर जाना चाहिए, या इन फंडों को कंटिन्यू करना चाहिए? कब से लगा रहे हैं आप इनमें पैसा? मैम, टाटा इक्विटी फंड में मेरा करीब 5 साल से है और इसमें 4 साल से, यूएस ब्लू चिप फंड में 4 साल से है। ठीक है, और कितने साल और रुकेंगे? मैम, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, 15-20 साल का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि इतने साल तक मुझे इन्वेस्ट करना है। निवेश बढ़ाया है कि जस का तस ही करते आ रहे हैं? नहीं मैम, स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट है, ठीक है। हाँ मैम। तो निवेश बढ़ाने की सलाह होगी तो आप बढ़ा पाएंगे? जी मैम, डेफिनेटली। ओके, पंकज जी बताइए। दीपक जी, एक तो ये है कि आपने 8 फंड ले लिए हैं 19,500 की एसआईपी के लिए, तो फंड थोड़े ज्यादा हैं यहाँ पर। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने भी पूछा कि टाटा इंडिया पी फंड, क्या होता है कि फंड्स के अलग अलग स्टाइल होते हैं। पहली बात, तुम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इस तरह से बात करते हैं मार्केट सेगमेंट के अकॉर्डिंग। फिर दूसरी बात होती है इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकर कि ग्रोथ स्टाइल है या वैल्यू स्टाइल है। ये जो टाटा पी फंड है, ये एक वैल्यू स्टाइल फंड है। और एक तो आप वैसे भी मतलब नाखुश हैं इसकी परफॉर्मेंस से, हालांकि परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं आपको नहीं कहता, लेकिन अब क्योंकि इस वक्त पर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, मार्केट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और ऐसे में मुझे वैल्यू फंड से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है अगले कुछ समय में। ये टाइम ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स का रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप इस फंड से निकल सकते हैं। तो आप यहां से एग्जिट कर लीजिए, और इसके बजाय यदि फंड ना बढ़ाना चाहें तो आपके पास में, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ाइए। उसमें एलोकेशन वैसे भी कम है और वो एक डाइवर्सिफाइड फंड है, उसमें आप एलोकेशन को बढ़ा लीजिए। दूसरी बात, आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में भी थोड़ा ज्यादा है, उसमें भी आपको कम करना चाहिए स्मॉल कैप में, क्योंकि आप एसबीआई स्मॉल कैप में 8,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं, जबकि बाकी फंड्स में देखेंगे, जैसे मैंने भी कहा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसमें 1,500 कर रहे हैं। तो आप स्मॉल कैप में भी थोड़ा अपना एक्सपोजर कम कीजिए। आज हम कई बार इस बात को, अभी जैसे कि बात चली रही है इस बारे में, और अपना डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप। विश्वजीत ने भी कई बार इस बात को रिपीट किया है आज की स्मॉल कैप में, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप में अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो उस वक्त पर इन्वेस्टर्स को ऐसा ही लगता है कि यही सेगमेंट या यही सेक्टर्स हमारे लिए अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होता है।
और लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर कम कीजिए स्मॉल कैप से और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए और टाटा इंडिया पी फंड से आप निकल जाइए। ये आपके लिए सलाह है। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं दीपक पंकज से? जी मैम, टाटा इंडिया पी फंड से अगर निकलते हैं तो उस फंड को किस में डालना ज्यादा बेहतर होगा, किस सेक्टर में लगाना ज्यादा बेहतर होगा? अभी आपके पास है उसमें आप सिर्फ 1500 की एसआईपी कर रहे हैं, सही है ना? जी जी। हाँ, तो उसमें बढ़ा दीजिए ना, उसमें बढ़ाइए, नया फंड ऐड मत कीजिए, पहले से ही बहुत फंड है उसमें बढ़ाइए। और जो स्मॉल कैप को आप कम करेंगे उसका भी आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में या फिर आपके पास में जैसे एसबीआई मिड कैप फंड में सिर्फ 1500 है उसमें बढ़ा दीजिए। तो स्मॉल कैप से कम कीजिए, मिड कैप में बढ़ा लीजिए और पी फंड में से निकलकर फ्लेक्सी कैप में बढ़ाइए। सर एक क्वेश्चन और था, ये आईसीआईसीआई प्रो यूएस ब्लू चिप फंड भी मेरे पास है, तो उससे मेरा एग्जिट करना सही रहेगा? अभी नहीं, उसमें से एग्जिट मत कीजिए। देखिए क्या है, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और यूएस ब्लू चिप फंड जो है, जैसे नाम से मालूम चल रहा है आपको, वो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वक्त पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा है यूएस में, थोड़ी सी अब दूसरे रीजन है, लेकिन पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल को यदि उस तरह की कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपको फायदा कैसे मिलेगा? तो कभी कभी लो कोरिलेशन जिसको हम बोलते हैं कि एक तरफ डोमेस्टिक फंड है और साथ में आपके पास में एक यूएस ओरिएंटेड फंड है, तो जिस वक्त पर इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि यूएस मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रहे हों। ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है। तो इसके लिए पोर्टफोलियो में सारी स्कीम एक जैसा करेंगी तो जब मार्केट खराब होंगे तो सभी खराब भी करेंगी। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपको फंड रखना चाहिए। इस वक्त परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अच्छी रहेगी और थोड़ा सा एलोकेशन है उसमें आपका, तो आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आशीष का सवाल मैं लेती हूँ विश्वजीत के लिए। ये फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। यूट्यूब का ये सवाल है दरअसल, और इन्होंने अपने फंड्स में आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप रखा है, निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी, एसबीआई का फोकस इक्विटी, सुंदरम फोकस इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, आदित्य बिरला फोकस इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल फोकस इक्विटी, और इन्होंने बाकी इंडेक्स फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म अगर निवेश कर रहे हैं तो ये फंड सही है या नहीं। ये स्ट्रैटेजी इनकी बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इन तमाम फंड्स के जो इन्होंने कैटेगरीज रखी हैं। ये किस तरह की कैटेगरीज हैं विश्वजीत जी, और साथ ही ऐसे अपने पोर्टफोलियो को आप बनाकर डाइवर्सिफिकेशन को कैसे पूरा कर सकते हैं? जी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इसमें एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। ये जो फोकस्ड फंड कैटेगरी है, ये अपने आप में ही फंड मैनेजर जो है, जो उनके हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होते हैं, जिसमें उनको लगता है कि ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट ओवरऑल फंड में केवल 25 या 30 स्टॉक्स होते हैं। तो ये ओवरऑल फंड जो है काफी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और इन्होंने तो करीब करीब 5 फोकस्ड फंड ले रखे हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो 5 फोकस्ड फंड मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि 5 फोकस्ड फंड एक पोर्टफोलियो में हो। तो ये पूरा पोर्टफोलियो बिल्कुल भी डाइवर्सिफाइड नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरलैप भी हो सकता है, क्योंकि सारे ही फोकस्ड फंड्स हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी, ये इनको 3-4 कम से कम 3 फंड्स जो फोकस फंड है उससे एग्जिट करना चाहिए, जिसमें कि सुंदरम फोकस फंड है या फिर आदित्य बिरला फोकस फंड है और मोतीलाल ओसवाल फोकस इक्विटी फंड है। इन 3 फोकस इक्विटी फंड से इनको एग्जिट करना चाहिए और इसके साथ इनको एक ओवरऑल एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें कि लार्ज कैप भी हो, फ्लेक्सी कैप भी हो, मिड कैप और स्मॉल कैप भी हो, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप भी नहीं है। तो मेरी इनको ये सलाह रहेगी, ये एक एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड लें, मोतीलाल ओसवाल फोकस से निकल के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आ जाए और एक टाटा का स्मॉल कैप फंड लें। इसके अलावा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड लें। तो ये 4 फंड ऐड करें और इससे इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अक्रॉस मार्केट कैप भी हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तो बहुत हाई रिस्क पोर्टफोलियो बन जाता है। और मेरी ये सलाह रहेगी कि इनको ये कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो से निकलना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी भी कभी-कभी अंडर परफॉर्म करती है, जो पिछले समय में किया भी था। तो अगर सारा पोर्टफोलियो एक कैटेगरी में होगा तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बन पाए। ऑलराइट, आशीष को ये सलाह। और झटपट आइए रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है?
कविता, कई बार देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स वैसे तो कई बार गोल भी तय कर लेते हैं कि किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई इवेंट होता है, या तो अकाउंट में पैसे इकट्ठे हो गए होते हैं, कोई इवेंट होता है जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट में गिरावट आ गई, तो अपना गोल चेंज कर देते हैं, या पैसे रखे थे आपने लॉन्ग टर्म में कुछ अचीव करने के लिए, निकाल कर लोन रिपे कर दिया, या फिर पैसे थोड़े से आ गए अकाउंट में तो गाड़ी खरीद ली जबकि वो गोल में नहीं था। तो मेरा यहाँ पर एक मेरी राय है और एक निवेश गुरु मंत्र मान सकते हैं कि हमेशा डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। लाइफ में यदि आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में तभी वेल्थ क्रिएट होगी। इस तरह से यदि आप अपने गोल्स को चेंज करते रहेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, जो आपने तय किया है उस पर अड़े रहें, तभी आप अपने जो भी लक्ष्य हैं उन्हें हासिल कर पाएंगे। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल कविता जी, मेरा भी गुरु मंत्र आज जो है इन्वेस्टर्स बिहेवियर के ऊपर है। मैंने ऐसा देखा है कई बार कि जो हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, आपकी इनकम कितनी है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सेविंग आपके हाथ में है। तो आप कितना सेव करते हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते भी हैं कि रूल है 30-30-30-10। तो 30% जो है वो आप अपनी ईएमआई और रेंट के लिए रखिए, 30% आप अपनी नीड्स के लिए रखिए, जिसमें ग्रोसरी है, बिजली का बिल वगैरह आ जाते हैं, लेकिन 30% जो है वो आप अपने फ्यूचर गोल्स के लिए रखिए। तो आपकी जो भी इनकम है उसमें 30% मिनिमम आपकी जो इन हैंड इनकम है वो आपको सेव करनी चाहिए। और अगर हम आज की जनरेशन देखें तो वो स्पेंड यानी कि खर्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो वो जो 10% जो बचा है सिर्फ उसी को ही आप अपने डिजायर्स के लिए रखिए, जिसमें कि आप आईफोन लेना चाहते हैं या किसी टूर पे जाना चाहते हैं। तो 30% आप कम से कम अपना सेविंग करें ताकि आप अपने फ्यूचर गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और इसी डिसिप्लिन को जैसे पंकज जी बता रहे थे फॉलो करेंगे तो आगे चल के आपका एक अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट हो जाएगा और वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप दोनों का समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और उनका मार्गदर्शन किया। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को छोड़ जा रही हूं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहां पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। डिटेल में अपने सवाल हमें भेजिए। आप किस फंड में निवेश कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कब तक करना चाहते हैं, आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है। व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल, नहीं तो आप यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ भी दर्शकों के सवाल चुनते हैं और अपने शो पर लेकर आते हैं। लाइव शो देखिए और पुराने शोज भी देख सकते हैं। साथ ही सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इजाजत, नमस्कार।